डरावनी दुल्हन पार्ट 7 देखने से पहले आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपने पार्ट 6 के लास्ट में देखा, विक्रम उस हवेली में से सरपंच जी के बेटे को मारते हुए बाहर ले आता है। लास्ट में सरपंच जी कहते हैं कि इसे गांजे की लत है, अगर इसको गांजा ना मिले तो ये लोगों को मारने लगता है, इसीलिए मैंने इसे हवेली में बंद कर रखा है। सरपंच विक्रम सिंह से कहता है कि तुम्हें और कोई वहम हो तो बताओ, उसे भी मैं दूर कर देता हूँ। फिर विक्रम सिंह कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो कोई भी लोग यहाँ से जाने के लिए डरते हैं। तो चलो अब आगे की स्टोरी को समझते हैं। विक्रम जो पूछता है उसके बाद सरपंच कहता है कि इस हवेली में चुड़ैल है। वहाँ पर खड़ा एक गांव का आदमी कहता है कि ये आजकल के लड़के हमें सिखाएंगे कि गांव में क्या चल रहा है। फिर विक्रम सिंह भी ठान लेता है कि मैं इस रात से पर्दा हटाकर ही मानूंगा, देखता हूँ आज क्या होता है। पता नहीं क्या करने जा रहा है दरोगा। अरे सरपंच साहब, अब आप कहाँ जा रहे हो? हमें उस दरोगा के पीछे जाना होगा, हम उसके साथ कोई हादसा नहीं होने दे सकते। ठहरो दरोगा। उस रूम से एक भयंकर हवा का झोंका निकला और तभी एक लड़की भागती हुई आई। सरपंच जी पूछते हैं कि क्या हुआ शिवानी, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? शिवानी हाँफते हाँफते बोली, बाहर एक आदमी का कत्ल हो गया है मुखिया जी। तभी एक गांव वाला बोला, लाश? किसकी लाश? रामू चाचा की लाश। आप सब घाट पर चलिए, मैं आज इस केस की जड़ तक पहुंचकर ही रहूंगा। विक्रम वहां पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ से सब हट जाइए। ये इसके हाथ में क्या है? उस मरे हुए आदमी के हाथ में एक चिट्ठी था जिसमें लिखा था, मुखिया को मारकर ही मेरा इंतकाम पूरा होगा। मतलब जो कोई भी है वो मुखिया को मारना चाहती है। वहां दो औरत खड़ी हुई थी, उसमें से एक औरत बोली, हम सभी गांव वालों को अब मुखिया जी की सुरक्षा करनी होगी। तभी विक्रम सिंह कहता है कि ये उसकी चाल हो सकती है, आप सब शांत हो जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये क्या है? ये तो नैना की कान की बाली लगती है। ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी है नैना? नैना बोलती है कि खाना बनाते समय चाकू से मेरा हाथ कट गया था। दरोगा साहब, आपकी जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो अब हमें रामू चाचा के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। विक्रम सिंह कहता है कि यहाँ थोड़े लोग रुक जाए जो कि अंतिम संस्कार कर देंगे, बाकी सब अपने घर लौट जाए। विक्रम सिंह को नैना पर शक हो चुका था, लेकिन वो सबके सामने नैना पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। विक्रम सिंह नैना के पीछे पीछे जाता है। नैना कहती है, अब क्या तकलीफ है तुम्हें? नैना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दूसरे कान की बाली कहाँ है? अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, शायद खाना बनाते समय नीचे गिर गई होगी। विक्रम सिंह कहता है, खाना बनाते समय या फिर रामू काका का खून करते समय? अभी भी वक्त है नैना, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कहाँ जा रही हो तुम? तुम इतने लोगों का खून करके ऐसे बच नहीं सकती, छोड़ो मुझे। नैना सीधे किचन में जाती है और कहती है, ये रही मेरी दूसरी बाली जो किचन में गिरी पड़ी थी। नैना कहती है कि तुम्हारे इल्जाम खत्म हो गए हो तो निकल जाओ मेरे घर से। विक्रम सिंह यह सोचता है, जो मेरे को मिली है बाली वो किसकी हो सकती है फिर? नैना गुस्से से बोलती है, मुझे क्या पता, पुलिस में तुम काम करते हो, मैं नहीं। अब यहाँ से निकलो। विक्रम सिंह वहां से चला जाता है। विक्रम सिंह के जाने के बाद नैना कहती है कि हाश, मैं तो बाल बाल बची। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास एक्स्ट्रा बाली थी, वरना ये विक्रम तो मुझे जेल में ही डाल देता। और मैं मेरा मकसद पूरा करके ही मानूंगी। मैं मेरी माँ का बदला जरूर लूंगी और वो बदला लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह है। विक्रम सिंह की माँ उससे मिलने के लिए गांव चली आई थी। हे भगवान, ऐसे खंडर जैसे घर में रखा हुआ है मेरे बेटे को। विक्रम बेटा, देख तो तुझसे मिलने के लिए कौन आया है। अरे माँ, तू मेरे से मिलने के लिए यहाँ आ गई। माँ, तुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। मैं आ तो गई, लेकिन इस धूल भरे और खंडर जैसे घर में हम रहेंगे कैसे? इससे बड़ा तो तुम्हारा कमरा हुआ करता था हमारे घर में। अरे माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ये पुलिस की नौकरी आराम के लिए नहीं है, ये लोगों की सेवा के लिए है।
तभी पीछे से टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि ओ अम्मा, पहले मेरा हिसाब तो कर दो, इतनी देर से खड़ा हूँ। विक्रम की अम्मा बोलती है कि हाँ तो थोड़ी देर रुक नहीं सकता क्या? तुम देख नहीं रहे हो मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ। ये ले तेरे पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन इसमें तो 1500 रुपये कम है। तूने ही तो बोला था कि आपको 3 घंटे में पहुंचा दूंगा, पूरे 7 घंटे बाद लेकर आ रहा है, तो पैसे तो काटूंगी ही ना। अरे अम्मा, इस बात की खुशी मनाओ कि हम आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए मान गए, वरना यहाँ पर आप 50,000 भी देती ना तो भी कोई टैक्सी वाला आपको यहाँ नहीं छोड़ आता। इतनी देर से आवाज हो रही थी और नैना उठ जाती है। कौन है जो यहाँ पर शोर मचा रहा है? नैना ने विक्रम की माँ को देखा और विक्रम की माँ ने नैना को। दोनों देखते ही एकदम से चौंक गए। तभी नैना की माँ, तुम यहाँ? तभी नैना कहती है कि तभी मैं सोचूं, इतना शोर कोई इंसान तो मचा नहीं सकता, शायद कोई बैल ही होगा। तभी विक्रम को गुस्सा आता है। विक्रम गुस्से से बोलता है, नैना तुम मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। तभी नैना बोलती है, हाँ हाँ, तुम तो अपने माँ के ही साथ दोगे ना, तुमने मेरा साथ दिया ही कब है? विक्रम सिंह बोलता है कि तुम मेरे साथ रहती तो तुम्हारा साथ देता ना, मगर तुमने तो मौका ही नहीं दिया मुझे। नैना वहां से जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। तुम हमेशा मुझे बुरा ठहरा देती हो। शादी तुमने तोड़ी थी नैना, मैंने नहीं। हाँ तो तुम लोगों ने पहले तो बोला था कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते, फिर तुम्हारी माँ बाद में क्यों दहेज मांगने लगी? दहेज की वजह से मैंने शादी तोड़ी थी। विक्रम बोलता है कि दहेज? तुम किस दहेज की बात कर रही हो? विक्रम अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये क्या कह रही है? विक्रम सिंह की माँ कुछ देर के लिए सुन पड़ चुकी थी। विक्रम की माँ सब जान के भी अनजान बनने की कोशिश करती है। मुझे नहीं पता ये लड़की किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसकी माँ की कुछ ही पलों की खामोशी उसके आगे सारे सच उगल चुकी थी। हाँ, आपने मुझे इसी वजह से नैना से बात नहीं करने की कसम दी थी। विक्रम की माँ, मगर बेटा। विक्रम कहता है कि मुझे बेटा मत बुलाओ, वो हक आपने खो दिया है, अब चले जाओ यहाँ से। मैं आपको मेरी नजर के सामने नहीं देख सकता। नैना के आंख में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था? विक्रम बोलता है कि मुझे माफ करना नैना, मुझे अपनी होने वाली बीवी पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए था। फिर प्रीति बोलती है कि नहीं, मेरे विश्वास में कमी थी। विक्रम बोलता है कि लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रीति बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और उसने दरवाजा बंद कर लिया। मगर नैना। लेकिन विक्रम सिंह पूरा दिन उसी जगह पर बैठा रहा और नैना का इंतजार करता रहा। वो वहां पर बैठा था, तभी उसने देखा कि रात को नैना बाहर क्या कर रही है। आज मैं मुखिया को खत्म करके अपनी माँ का बदला पूरा करूंगा। ये सब कहकर वो मुखिया के घर की तरफ चलने लगी, और जैसे ही वो मुखिया के घर पर पहुंची, वहां पर कुछ गांव वाले थे और उन्होंने नैना को पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू आसानी से मार डालेगी? पास वाले गांव के मुखिया की कड़ी नजर से मैं जान चुका था कि तुमने 6 महीने पहले वहां से 20 साड़ियां खरीदी थी, वो भी लाल कलर की। तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हें इस गांव की चुड़ैल की तरह प्रचलित कर दूंगा। मुखिया कहता है कि क्या तुमने सोचा था कि लाल साड़ी वाला चुड़ैल का किस्सा ऐसे ही खत्म हो जाएगा? तभी वहां विक्रम आ जाता है और मुखिया जी पर वो गोली चला देता है, जो गोली मुखिया जी के हाथ में जाकर लगती है। और विक्रम कहता है कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए मुखिया साहब, नैना को छोड़ दो, उसे मैं अपने किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। कानून को भूल जाओ दरोगा, इस लड़की को हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे, इसने कई लोगों की मौत की है। इसका मतलब मुखिया जी आप नहीं मानेंगे, मुझे अब कुछ और अपनाना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद विक्रम पर पीछे से कोई लाठी से हमला कर देता है। लाठी से हमला करने वाला और कोई नहीं, वही बंटी था, वही हवलदार जो कि विक्रम के साथ रहता था। बंटी कहता है कि मैं तुम्हें मेरे घर वालों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तभी नैना कहती है कि तुम अपने घर वालों की सच्चाई नहीं जानते हो बंटी। बंटी कहता है कि मैं इतना जरूर जानता हूँ
कि तुमने ही हमारे गांव के बुजुर्गों की हत्या की है। मेरे को तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था। मुखिया कहता है कि तेरा जन्म तो मेरी बेटी की मौत की वजह से हुआ था। मैं तो तुम्हें उसी दिन मार देता, लेकिन मैं एक बच्ची की हत्या नहीं करना चाहता था। अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो। अब मैं उस अधूरे काम को अपना अंजाम दूंगा। मुखिया नैना को मारने ही लगता है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। मेरा हाथ छोड़ दो भैया, हमें इस चुड़ैल की बेटी का किस्सा ही खत्म करना होगा। मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा है। अरे तो फिर किसने पकड़ा है? तुम आखिर कौन थी ये जिसने मुखिया जी का हाथ पकड़ लिया है और नैना को मरने से बचा लिया है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सब हम देखेंगे पार्ट 8 में। पार्ट 8 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।